डेजर्ट स्टोरीज के तमाम दर्शकों नाजरीन को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। आज इलेक्शन चर्चा में हमारे मेहमान हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसमें सबसे पहले हैं सुधीर मुशरान साहब, गाजियाबाद से इकोनॉमिस्ट हैं। आसिफ नकवी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फाइक रजा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर मेराज साहब ये ग्राउंड रिपोर्ट देंगे, यूपी से पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रदीप कपूर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने लखनऊ कॉफी हाउस पे एक बुक भी लिखी है और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस को शुरू से कवर किया था। और हमारे एक और मेहमान हैं जो पंजाब से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर रंजीत सिंह गोमन साहब। ये प्रोफेसर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इनकी इकोनॉमिस्ट हैं और पंजाब की बड़ी पॉलिटिकल बारीकियों पे इनकी नजर है। मैं सबसे पहले सुधीर मुशरान साहब के पास जाऊंगा। सुधीर मुशरान साहब, आप अनम्यूट कीजिए सुधीर मुशरान साहब, और ये बताइए कि आज यूपी से पंजाब तक वोटर ने जो वोट किया है किन मुद्दों को ध्यान में रख के किया है। अनम्यूट कीजिए सुधीर साहब। सुधीर मुशरान साहब अनम्यूट करके बताइए। सर, सबको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज जो हमारा थर्ड फेज का जो इलेक्शन यूपी में हो रहा है, 59 सीट्स जो हैंगी कंटेंशन में, और ये 16 डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। इसमें बीजेपी ने आज तक 49 सीट्स पे वो विजयी रही है पिछले इलेक्शन में। ये इलेक्शन पिछले इलेक्शनों से अलग है। यहाँ पे इस समय ये इलेक्शन हिंदू मुसलमान ना होके यादव, अवध और बुंदेलखंड की धरती पे लड़ा जा रहा है। इसमें जैसे कि यादवों की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फैजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, हाथरस, और जहां अवध का हमारा जाता है कन्नौज, इटावा, फरुखाबाद, झांसी, बुंदेलखंड में झांसी, जलौनी, ललिताबाग, हमीरपुर और मोहाबा। ये सारी चीजों में जब हम देखते हैं और ये देखते हैं तो ये यादव, मुस्लिम और दलित की यहाँ संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मायावती का भी ये गढ़ माना जाता है जहां से मायावती के स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो थर्ड फेज है ये हमारा लास्ट फेज है, जहां पे अगर बीजेपी परफॉर्म नहीं कर पाती है तो आई थिंक इट विल बी द डेथ नेल फॉर बीजेपी, क्योंकि आने वाले जो सब सीटें हैं, 150 सीटों में जो लैंडस्लाइड अगर ले जाते हैं समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी, तो ये बहुत मुश्किल होगा फिर उनको पकड़ना। 1600 कैंडिडेट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सीटें जो इस समय आज इलेक्शन में गई हैं वो कन्नौज की है और जो हमारी करसल है, जहां से हमारे अखिलेश जी खुद लड़ रहे हैं, जिनके अगेंस्ट मिस्टर बघेल, एसपी बघेल लड़ रहे हैं। और कन्नौज की सीट है जहां पे हमारे असीम अरुण साहब, जो कभी हमारे IAS IPS होते थे, और वो अब इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जगह है। अभी तक 50% वोटिंग हो चुकी है, मगर जहां तक ये ट्रेंड और लोगों से बातचीत करके और जितना भी इनपुट आ रहा है, ये एक बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है, जहां पे हमें ये डिसाइड कर देगा इफेक्टिवली, थर्ड फेज वर्चुअली डिसाइड कर देगा कि एग्जैक्टली समाजवादी पार्टी कितना तक लेके जाएगी। सो आई थिंक दिस इज अ फाइनल थिंग। आगे वाले भी 4 फेज बचे हैं, मगर this will decide exactly the fate of BJP in the times to come in, and the indicators जो अभी तक हैंगे, जो चिन्ह और जो रुझान दिख रहे हैं, वो ये है कि इस समय बीजेपी को ही एक ऐसी पार्टी है जहां बीजेपी खड़ी है कि जहां से वो जिस तरफ भी जाएगी उसे नुकसान ही होगा। उसे अपना नुकसान कम करना है और समाजवादी पार्टी को ये देखना है कि वो इसका कितना फायदा उठाएगा, क्योंकि जो पंडित का वोट है जो कटेगा वो पूरा समाजवादी पार्टी को नहीं जाएगा या पूरा कांग्रेस को नहीं जाएगा। जो दलित का वोट कटेगा जिसपे बीजेपी बैठी हुई थी, जो मुस्लिम का वोट कटेगा जिसपे बीजेपी बैठी हुई थी, चाहे वो बहुत छोटी संख्या में है, 18% ही है इस टाइम मुस्लिम, तो वो पूरा 18% समाजवादी पार्टी को नहीं चला जाएगा। 8% इधर जाएगा, 8% उधर जाएगा, 5% इधर जाएगा, तो वो कांग्रेस में बटेगा, वो समाजवादी पार्टी को बटेगा। इसी तरह ब्राह्मण का वोट बटेगा, और जो और लोग हैं यहाँ पे, जो और हमारी
दूसरी जो भाई है हमारे ओबीएस के, उनके भी पूरे वोट अगर कटते हैं, जो बीजेपी का घाटा होगा, तो वो कट के क्या सारा जब समाजवादी पार्टी को चला जाएगा, या उसमें ओवैसी साहब को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा और मायावती जी को फायदा होगा? तो यही एक फैक्टर है, मगर ये मतलब निश्चित इसपे है ये वाला इलेक्शन जाति पे हो रहा है, ये कह रहे हैं ना? यूपी का ज्यादातर जाति पे ही होता है, चाहे 14 हो, 17 हो, 20 हो, 22 हो। तो ये कहने की बात है। फाइक रजा साहब के पास जाऊंगा। फाइक रजा साहब, आप किस उससे देख रहे हैं ये जो यूपी का इलेक्शन है, इसमें ये किस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटर ने वोट दिया होगा? ये थर्ड फेज का जो इलेक्शन हो रहा है, जो जाहिरी यादव स्ट्रॉन्ग फोल्ड है जहाँ के ऊपर हो रहा है इलेक्शन, और उसके अलावा थोड़ा सा बुंदेलखंड का इलाका है, तो जैसा सुधीर भाई ने बताया कि पिछली बार तो 59 में से 49 सीट्स जो थी वो उनको बीजेपी मिल गई थी, और समाजवादी को कुल 9 सीट्स मिली थी और एक कांग्रेस को मिली थी, बीएसपी को बिल्कुल नहीं मिला था। इस मर्तबा मामला जो है वो टेढ़ा लग रहा है, इसलिए कि जैसे हवा चली हुई है यूपी वेस्ट से, उससे लग रहा है कि यहाँ के ऊपर भी जो मामला थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, और ये सीटें 49 से कम होने की गुंजाइश है। और जैसे लोग कहते हैं, हम सब लोग भी पहले मानते थे कि बीजेपी जो है वो अर्बन उस पर गेन करती है और रूरल उस पर लूज कर जाती है। अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो पता चला कि कानपुर की जो सीट्स हैं, जहां से कभी जायसवाल साहब हमारे होम मिनिस्टर कांग्रेस को हुआ करते थे और वो एकदम हाथ से कांग्रेस की निकल गई, तो वहां की भी जो 4-5 सीटें हैं उनमें शायद एक ही आध सीट जो है वो इनको जा रही है, बाकी समाजवादी। और जहां तक आपने बताया कि वोट किसके ऊपर हो रहा है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर ये सब तो धरा रह गया। एक नया लफ्ज पहले तो सुनाई दे रहा है, लाभार्थी, बेनिफिशियरी। और ये बेनिफिशियरी वही है जो खास तौर पे मैं आसिफ भाई को याद दिलाऊं कि पिछली बार जब मैंने कहा था ना कि वो नमक हलाल भी होते हैं, तो ये वो नमक हलाल वाले कैटेगरी में शायद आते हों, लेकिन वोट ये लोग उस तरह से देंगे कि नहीं। और एक जो मुस्तकिल हमने इधर फॉलो किया है, तो एक नया लफ्ज और पता लग रहा है जो जाकर के जिसके लिए कल प्रधानमंत्री भी बोले, और वो है आवारा पंछी। ये जो गायें और बैलें और भैंसे पाली जा रही हैं, जिनका आप हिफाजत भी नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपनी तकरीर में भी कल कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये आवारा पंछियों के लिए एक नया वो हिसाब किताब कुछ बनाएंगे। टू लेट। इसलिए ये बात जो है ये समझ में आ रही है कि जो पूरा इलाका है, जिसमें खास तौर पर कड़ाल वाला भी है जहां से अखिलेश लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो यादव इलाका है ये वही भी है जहां से डिम्पल हार चुकी है। इस मर्तबा ये जो समझ में आ रहा है वो ये कि कुछ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो गेन करेगा, एंड बीजेपी को तो मुझे नहीं लगता है कि 20 से ज्यादा यहाँ पे मिल पाएंगी। तो अगर सब मिला लें पिछली बार के भी जो दोनों हैं, तो बीजेपी अभी जो है वो मेरे ख्याल से सब 3 डिजिट्स पर नहीं पहुंच पा रही है, ऐसा मेरा ख्याल है। मैं अभी डॉक्टर मेराज साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर मेराज, क्या ग्राउंड अभी हकीकत है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले सबको नमस्कार और आदाब। और जो मेरी एनालिसिस है, जो मुझे कई लोगों से अभी मेरी बात हुई है, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं है जो अभी 6 बजे हमारे पास एग्जैक्ट फिगर आएंगे। वोटिंग परसेंटेज इज नॉट टू हाई, और खास तौर से जो हमारे सिटीज में हैं, जो वहां पे बहुत कम टर्न ओवर हो रहा है, और जब जब ऐसा ट्रेंड आता है तो बीजेपी के लिए इट्स नॉट अ गुड न्यूज। और अभी की जो आज की अगर हम थर्ड फेज की बात करते हैं तो एसपी इज डूइंग वेरी गुड। 40 सीटों में इनको लगभग बढ़त है, जीत सकते हैं। और 19 में एक कंपटीशन मेरे हिसाब से है, फाइट है। 40 आज ये लोग जीत सकते हैं, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है अखिलेश को। बहुत मैच्योरिटी से एक नए अखिलेश। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये मायावती और कांग्रेस का यहाँ पे क्या रोल है? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आज थर्ड फेज में ये पता चल गया, जैसे कोई हमारा क्रिकेट मैच होता है, ओवैसी साहब बिल्कुल अब बाहर हो जाते हैं, बीएसपी भी अब लगभग बाहर है इस दे में गेट 10 और 12 सीट्स, मगर जो सरकार बनाने का है कांग्रेस जीत सकती है 4, 5, 6। प्रियंका ने बहुत मेहनत करी है, वो उनका आगे 24 में काम आएगा। मगर यस, 5 बजे
एसपी और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। ओवैसी साहब कहीं पे भी अब रेस में नहीं रहे और मेरे ख्याल से कांग्रेस और बहन जी की जो हम पुराना इलेक्शन देखें, बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। अंदर ही अंदर जब मेरी बात हुई, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, कोई भी चीफ मिनिस्टर इसको एड्रेस नहीं कर पा रहा। हम दूसरे मुद्दे ला रहे हैं जो लोग बहुत अंदर से खफा हैं। और अगर मैं ये कहूं, तब भी कहीं-कहीं लोगों ने बीजेपी को लास्ट में वोट दिया है, मगर उन्होंने खुश होके नहीं दिया है। दे आर नॉट हैप्पी विद बीजेपी बिकॉज़ उनको नहीं समझ में आ रहा कि हमारी नौकरी कैसे आएगी, महंगाई कैसे कम होगी और जो रोज के मुद्दे डॉक्टर साहब मैं हम आपसे आखिर में फिर लेंगे, क्योंकि आप देखते रहिए क्या इस वक्त क्या पोजीशन होने वाली है लास्ट में। मैं आसिफ साहब के पास जाऊंगा। आसिफ नकवी साहब, ये बताइए, आप यूपी तो हम देख ही रहे हैं, पंजाब की क्या पोजीशन है आपके हिसाब से, क्योंकि आप पंजाब से, पटियाला से हैं। आदाब, नमस्कार। जहाँ तक मैं इस इलेक्शन को देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि शायद पहली बार यूपी और पंजाब में जो इलेक्शन जो होगा खैर जात पे होगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज़ नहीं है जिसमें मैं समझता हूँ कि वोटर्स में जागरूकता ज़्यादा है, अवेयरनेस ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ वोटिंग, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स एक सी हैं। और अगर मैं 5 मेन पॉइंट्स पे आऊँ जो मेरी नज़र में आते हैं, सबसे पहला मुद्दा आता है डेरा चीफ की उनकी जमानत। वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इसमें, और जिसका फ़ायदा श्रोमणी अकाली दल और बसपा को बहुत ज़्यादा होने वाला है। और ये नतीजा ज़रूर बताएंगे, क्योंकि बाबा की रिहाई और उनका अपने लोगों से जुड़ाव ये बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करेगा हर हाल में। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो डेरा तो और भी है, डेरा तो दूसरा भी है। नहीं, दूसरा डेरे डेरा का भी, हम अगर बाबा राम रहीम का जो डेरा था, उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उनकी फैन फॉलोइंग। और ये महज इत्तेफाक है, ये कह लीजिए कि भाई इट वाज ऑलरेडी प्लान फॉर द फ्यूचर, कि उनकी जो क्या कहते हैं उसको, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, उनकी जेल भी हुई, वो हरियाणा में हुई, जहाँ से बीजेपी के उनको बाहर निकालना बहुत आसान था। तो दिस विल, ये कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि पिक्चर भी बाकी, मेरे दोस्त, तो पिछले प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे कि भाई कांग्रेस और आपकी बात कर रहे थे, लेकिन इस बार हमने देखा कि इसके आने के बाद श्रोमणी अकाली दल, बसपा और बाबा राम रहीम, दिस इज विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर बाय ऑल मीन्स। इसको तो हम इनकार कर ही नहीं सकते। और दूसरी चीज़ आती है हमारे पास है कांग्रेस। कांग्रेस की जो आपसी जो कलह है पार्टी की, जिसमें चन्नी साहब, नवजोत और जाखड़ साहब, अब पार्टी में हाल ये हो गया है कि बाराती सभी कह के आते हैं मगर दूल्हा सभी बनना चाहते हैं। तो दिस विल बी हैविंग अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कांग्रेस, जो कि किसान आंदोलन के वक्त लग रहा था कि भी शायद श्रोमणी अकाली दल और बसपा को कोई जगह नहीं मिलेगी, लेकिन इसके आने के बाद कांग्रेस इज डेफिनेटली ऑन बैकफुट। और तीसरा हमारे पास था आप। अगर आपकी बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए आप दोनों ही अछूत हैं। कांग्रेस और बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये रहेगी बिल्कुल कि भी किसी भी हालत में आपकी प्रेजेंस बियॉन्ड दिल्ली होनी ही नहीं चाहिए। तो इसलिए आप देखें कि कांग्रेस के और बीजेपी की दोनों के बयान आपके खिलाफ आ रहे हैं हर हाल में। तो दिस वुड बी वन थिंग। और अदरवाइज हम बात करें, ये कुमार विश्वास के स्टेटमेंट से कुछ खेल बिगड़ा आपका? काफी सारी चीजें हैं इसमें कुमार विश्वास भी आते हैं। उन्होंने केजरीवाल साहब के लिए कहा, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। सीधी सीधी बात है कि भी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के बाहर कोई जगह कभी मिलनी ही नहीं चाहिए। तो दे आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट पार्ट। और कैप्टन साहब जाती बाहर हैं, और मुझे नहीं लगता कि भी कैप्टन साहब की मौजूदगी जो है बहुत ज़्यादा फर्क उससे पड़ेगा। और अगर बात करें, जो मैं पहले बात कर रहा था अवेयरनेस की, तो इश्यूज जो हैं वो बहुत बड़े हैं। मसलन हमारे पास सबसे बड़ा तखरफाम इशू था ही था, जिसके घाव अभी भरे नहीं हैं। फिर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, ड्रग्स है। और आप देखिए पूरे पंजाब में एक ना जो ट्रेंड है वो है पलायन का, which means that the entire young generation, they want to move out of Punjab. So unemployment and looking for the better postures,
दैट इज दी, मैं समझता हूँ कि भी उनका मेन मुद्दा यही है। बाकी मैं समझता हूँ कि हमारे पास प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। अभी प्रोफेसर साहब शायद अभी उनका कुछ पता नहीं, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। मैं अपने सीनियर, प्रोफेसर साहब पहुंच गए। प्रोफेसर साहब मैं समझता हूँ कि वो मेरे सीनियर भी हैं और उनके ज़्यादा तजुर्बेकार भी हैं, और वो मैं समझता हूँ कि और इसमें मजीद इजाफा करेंगे इसमें। आपका वेलकम है सर हमारे इस पैनल में, और बताएं कि पंजाब में इस वक्त क्या हालात हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को, आपको और श्रोतों को, व्यूअर्स को। एक्चुअली पंजाब जो है एक एक्सपेरिमेंट करता रहता है। 2014 में भी जहां आपको कहीं किसी स्टेट में कोई सीट नहीं मिली एमपी की, तो पंजाब में 4 सीट्स मिली 13 से। अब जो पंजाब में बज़वर्ड चल रहा है वो है बदलाव, कि चेंज होनी चाहिए। और चेंज में क्या है कि उनको आप नजर आ रहा है। जो बीजेपी, अकाली दल और ये कांग्रेस, उनमें वो चेंज नहीं देख रहे। बीजेपी में को रूरल एरिया में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, अर्बन एरिया में उसके वोट बैंक है। और पंजाब की एक और पेकुलियरिटी है, यूपी भी बहुत बड़ा है, पंजाब तो छोटा सा है, लेकिन इसमें 3 जो कल्चरल एरियाज हैं, माझा, दोआबा और मालवा। माझा में 25 सीट्स है, दोआबा में 23 और मालवा में 69। सो माझा दोआबा मिलकर भी मालवे का सीटों के हिसाब से मुकाबला नहीं करते। अगर मैं माझा और दोआबा की बात करूं तो वहां मेरे ख्याल में आपको बहुत ज्यादा hunगारा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मामूली हो सकता है। लेकिन मालवा जो है, इसमें एक ज्यादा वो चेंज बदलाव की वो चल रही है बात। लेकिन ये चेंज बदलाव आज 8 बजे से लेकर 6 बजे तक जब वोट शुरू से खत्म हुई, उसमें क्या ट्रांसलेट होगा कि नहीं होगा, इसमें कुछ और भी मुद्दे आ सकते हैं। जैसे अपने आशिफ जी ने बात की कि डेरा सच्चा सौदा जो है बाबा, उसका एक फैक्टर है। मैं इसमें इजाफा करना चाहूंगा कि जो पंजाब में और भी 2-3 डेरे बहुत इफेक्टिव हैं। एक राधा स्वामी, वो भी एक सेक्ट है, और एक डेरा बल्ला जलंधर में है, यस, वो एससीज को रिप्रेजेंट करता है। और मुझे लगता है कि बावजूद इस बदलाव के, बावजूद डेरा सच्चा सौदा के जो एससी है, उनका एक कास्ट, पहली बार एससी सीएम बना है पंजाब में, तो वो फैक्टर जरूर इंपॉर्टेंट होगा, हुआ होगा वोटर के माइंड में, क्योंकि एक कास्ट अफिनिटी बनती है। एक तो मैं ये कहने वाला था। दूसरा, अगर देखें तो पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को 77 सीट्स मिली थी, आपको 22 मिली थी, और जो ये बीजेपी और सैड है, इनको 18 मिली थी, और आप विरोधी पार्टी में बैठे थे, नेता भी इनका था। लेकिन जो आपकी कारगुजारी रही है इन 5 सालों में, वो कोई इफेक्टिव अपोजिशन वाली नहीं रही। एक दौर ये भी था कि लोग कह रहे थे कि आपके सिटिंग एमएलए भी हारेंगे, लेकिन जब भगवंत मान को सीएम का चेहरा अनाउंस किया गया तो मालवा में उसको एक हुलारा तो मिला। लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पंजाब में जो 2 पार्टीज हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी, 3 है, सैड, कांग्रेस और बीजेपी, तीनों का एक वोट बैंक है, जिसको थोड़ा बहुत खोरा लगा होगा, लेकिन वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। श्रोमणी अकाली दल का भी है, कांग्रेस का भी है और बीजेपी का भी है। और एक फैक्टर जो आपका है, आप फ्लोटिंग वोट और चेंज के नाम पर लड़ रहे हैं, और दूसरे जो है उनका एक बैंक है।
और एक फैक्टर संयुक्त समाज मोर्चा का है, किसानों का है। ये जो संयुक्त समाज मोर्चा है, ये भले ही बहुत अपनी हाजिरी इफेक्टिवली दर्ज ना करवा सके, लेकिन इनका नुकसान जो होगा वो ज्यादातर बीजेपी, अकाली दल और आपको होगा, क्योंकि आप भी फ्लोटिंग वोट पर तैर रही हैं और ये भी उनका, और ये जो वोट्स हैं वो उनको नुकसान हो सकता है। एक बात मैं और कह के बात अपनी खत्म करूंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फिर समा हुआ तो देख लेंगे कि इस बार के इलेक्शन जो है, पहले कभी भी पंजाब में ऐसी इलेक्शन नहीं हुई। बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के तो नहीं है, पूरे कंट्री के हैं, लेकिन बीजेपी के नेता के तौर पर कन्वेंसिंग करें, होम मिनिस्टर, उनके और कैबिनेट मिनिस्टर, ये सभी ऐसे कारपेटिंग बॉम्बिंग की है पंजाब की छोटी स्टेट पर, और पूरा इनमें इन्होंने ध्यान दिया है, जैसे वेस्ट बंगाल में किया था और जहां भी किया है। लेकिन एक बात जो और है, जहां ये सोच रहे हैं कि जो हिंदू वोट है वो तो इनके साथ है ही, लेकिन सिख वोट को वो थोड़ा कर रहे हैं कैच करने के लिए, जैसे सिख लीडर्स को प्राइम मिनिस्टर मिले, बाबास को मिले, और मेरा ख्याल पहली बार होगा कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर राधा स्वामी के पास गए होंगे, जहां और कहीं गए होंगे, ये पहली बार हुआ है। सो मुझे लगता है कि स्टेक्स बहुत हाई है। बीजेपी भी चाहती है कि हंग असेंबली आने के चांस है प्रोफेसर साहब, हंग असेंबली आ सकती है, लेकिन उसमें क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नंबर कितना होगा, उसके फायदा उस पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि हंग असेंबली का फायदा कई बार जो पावरफुल पार्टी होती है उनको हो जाता है, और उसमें हॉर्स ट्रेडिंग भी होगी, क्योंकि आप ये कह ही नहीं सकते कि जो लोग आए दिन अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तीसरी में जा रहे हैं, तो एमएलए बनने के बाद क्यों नहीं बदलेंगे, जैसे चंडीगढ़ में हुआ ही है। आपके कितने काउंसलर थे और बीजेपी के एक तो हुआ ना, तो वैसे ये एक पास्ट प्रैक्टिस भी है कि पावरफुल सेंट्रल पार्टी जो है स्टेटों में बनी बनाई हुकूमत भी तोड़ने की कोशिश कर रही है, की है उसने। तो अगर हंग असेंबली हुई तो आप डिपेंड करता है कि किसका कितना वेट है और उसके बाद क्या होगा, और बाकी लोगों का कुछ मालूम नहीं है कि क्या क्या फैक्टर अंडर करंट होंगे। लेकिन इस बार पंजाब में इलेक्शन मुद्दों पर नहीं लड़ी गई, जैसे आसिफ जी ने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रवास बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा विकास का बहुत बड़ा मुद्दा है, नशों का बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दे हैं, इस पर बिल्कुल इलेक्शन जो पार्टी हमारे यहाँ जो रीजनल लैंग्वेज के पेपर्स भी हैं, उन्होंने सीरीज भी इस पर लिखवाई थी, कि मैंने भी पंजाबी ट्रिब्यून में मेरे से भी लिखा कि आप बताइए कि क्या मुद्दों पर हो रही है इलेक्शन, तो नहीं हो रही। लेकिन इसमें फ्री बीज और सब्सिडीज और सहूलतां देने की बात कर रही है, जिससे मुझे लगता है कि ये जो भी पार्टी आएगी उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 3 लाख करोड़ का पहले ही कर्जा है, और ये जो नई सहूलतें मुफ्त जो ऐलान किए गए हैं 20, 22, 25,000 करोड़ तक और बर्डन सालाना पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो विनाश की तरफ जाएगा, विकास की तरफ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं सबसे सीनियर मोस्ट अपने जर्नलिस्ट और रेस्पेक्टेड प्रदीप कपूर साहब के पास जाऊंगा। प्रदीप साहब, आप बताएं कि यूपी किधर जा रही है और पंजाब पे भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा, क्योंकि आप हमारे सबसे सीनियर मोस्ट वो है पैनलिस्ट। सबको मेरा नमस्कार, आदाब। अभी बहुत अच्छा लफ्ज सुनने को मिला, खासतौर से बीजेपी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि दे बिलीव इन कारपेट बॉम्बिंग। तो उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री, उनका पूरा मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य सब जो है कैंपेन कर रहे हैं। इतनी हैवी पावर, हाई पावर टीम उनकी जो है कैंपेन कर रही है।
उसके मुकाबले में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अकेले ही अपने प्रचारक हैं और कोई उनके साथ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, 2017 से लेके और इस बार जो चेंज आया है, सबसे बड़ा चेंज ये है कि पिछली बार 2017 में आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी से ही लड़ रही थी, आपस में ही इतनी लड़ाई हो रही थी कि वो किसी और से लड़ने के लायक ही नहीं थे। बाद में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के साथ ये समझौता किया कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन डैमेज बहुत हो गया था। इस बार समाजवादी पार्टी एकजुट है, चचा भतीजे में भी एकता हो गई है और उसका फायदा जो है वो यादवलैंड जो कहा जाता है, जो बहुत बड़ा एरिया है, वहां पर भी देखने को मिलेगा। और बीजेपी की सीटें जो पिछली बार आपसी जो तनाव, जो झगड़ा था और उसकी वजह से जो इनको 59 सीट्स मिल गई थी, तो जाहिर बात है कि सीटें तो कम हो रही हैं। अब ये कितनी कम हो रही हैं ये देखने की बात है और इसका फायदा जो है समाजवादी पार्टी को ही मिल रहा है। सिर्फ बुंदेलखंड का रीजन है जहां पर कि बीएसपी की प्रेजेंस है और वहां पर बीएसपी कितना अपना असर दिखा पाती है, क्योंकि पिछले 5 साल में बीएसपी कहीं भी चर्चा में नहीं रही। मायावती जी किसी भी आंदोलन में, किसी भी प्रॉब्लम में कहीं नहीं दिखी, वो सिर्फ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को एडवाइस करती हुई नजर आई थी। अब जब देश का प्रधानमंत्री कैंपेन में खुद एडमिट करे कि हम जब सरकार में वापस आएंगे उत्तर प्रदेश में तो छुट्टा जानवर की जो है हम उसको रिजॉल्व करेंगे, ये छुट्टा जानवर की जो बात है वो पूरे प्रदेश में है, बहुत बड़ी समस्या है और लोगों को रात रात में जाग कर अपने खेतों की रक्षा करनी पड़ती है और ये बहुत ज्यादा सबको परेशान किए हुए। इसके अलावा आम ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, माइग्रेशन है और जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए जो मसले हैं वो सबको बहुत दुखी किए हुए हैं। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी के विधायकों को वहां के क्षेत्र के लोगों ने बकायदा खदेड़ा है, वो खदेड़ा जो किया है वो एक रिफ्लेक्शन है उनके एंगर का, उनके गुस्से का कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ, लोग परेशान हैं। और अखिलेश यादव भी, देखिए ये जो भीड़ अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रही है वो हताश, निराश, परेशान जनता की है, जो उनको दिख रहा है कि इसने चैलेंज किया है बीजेपी को और ये बीजेपी की लड़ाई में, टक्कर में है, तो उनके साथ जुड़े हुए हैं लोग। रही बात कांग्रेस की, तो प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की है। हमने देखा है कि कोरोना काल में जिस तरीके से योगी सरकार को हेड ऑन प्रियंका ने लिया है और जहां जहां पे भी जो क्या कहते हैं घटनाएं हुई हैं रेप की या किसी भी तरह के उत्पीड़न की, वहां वो हर तरह से पहुंची हैं, तो उसका फायदा ये हुआ है कि कांग्रेस को वो एक चर्चा के उसमें ले आई। दूसरी बात, इस इलेक्शन में मैंने ये देखने को देखी कि बहुत से लोग जो बीजेपी को वोट देते चले आए हैं और शायद इस बार दे भी दें, उन्होंने कंप्लेन करी कि अगर कांग्रेस खड़ी होती तो हमें कोई दिक्कत ना होती, फिर अगर हम बीजेपी को ना देके कांग्रेस को देते। कांग्रेस का ना खड़ा होना भी बहुत बड़े एक, जिसे कहना चाहिए, वर्ग को एक चिंता का विषय बना हुआ है। हो सकता है कि 2024 तक शायद खड़ी हो जाए, लेकिन ये एक लोगों से बातचीत करने में जो नजर आया वो ये है। तो कुल मिला के ये है कि आज का जो चुनाव है वो तय करेगा आगे की दिशा। पिछले 2 फेज हो चुके हैं और आज का बड़ा क्रूशल है बीजेपी के लिए भी, उतना ही समाजवादी पार्टी के लिए भी। लेकिन मेरे को लगता है कि समाजवादी पार्टी का गेन होगा, बीजेपी का जो है सीटों में कमी आएगी और बीएसपी कितना बुंदेलखंड में अपना असर दिखा पाती है ये देखने की बात है। रही बात कांग्रेस की, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत पंजाब की बहुत ज्यादा मैं कमेंट नहीं कर पा सकता, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कांग्रेस का जो अंदरूनी झगड़ा है, जो सिद्धू साहब का जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से चन्नी साहब को जब राहुल गांधी ने प्रमोट किया, मैं उनका भाषण सुन रहा था और उसके बाद फिर जिस तरीके से जो सिद्धू साहब, उनके परिवार के सदस्यों ने चन्नी साहब के बारे में कहा, तो मुझे लगता है कि ये नुकसान ही करेगा, क्योंकि परिवार जब एकजुट होता है, जैसे कि समाजवादी परिवार एकजुट है उत्तर प्रदेश में, तो उसका एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से अगर कांग्रेस अपने बटी हुई दिखाई देगी कि सिद्धू साहब अलग और चन्नी साहब अलग, तो उसका नुकसान होगा। हालांकि कांग्रेस ने चन्नी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाकर और उनको फिर से चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना के एक बहुत अच्छा कार्ड खेला है
क्योंकि पंजाब में दलितों को एड्रेस नहीं किया गया था इतनी बड़ी पॉपुलेशन में तादाद होने के बावजूद। तो वो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, लेकिन अगर कहीं उनको नुकसान होगा तो वो सिद्धू साहब की वजह से ही होगा, जो आपस में जो एक उनका जो झगड़ा चल रहा है उस वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप साहब। मैं सुधीर साहब अनम्यूट करें जल्दी से और एक 30 सेकंड में हमें अपना आखिरी स्टेप वो दें। एक प्रदीप साहब ने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया कि बहुत समय बाद लोगों को कांग्रेस की कमी महसूस हुई है यूपी में, तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि 24 में इफेक्ट करेगा। मूविंग ऑन टू पंजाब, यस, पंजाब में जो इस समय हालत चली जा रही है, जो रंजीत सिंह सर ने कहा, वो यही है कि जो इंडिकेशंस अभी आ रहे हैं वो हंग पार्लियामेंट की तरफ से जा रहे हैं। और अभी जो न्यूज आई है कि कानपुर में भी थोड़े से दंगे हुए हैं बिटवीन कांग्रेस एंड बिटवीन बीजेपी एंड समाजवादी पार्टी। सो ये एक बड़ा टार्निश पॉइंट है। जो अभी तक इलेक्शन ठीक जा रहा था, मगर सुनने में आया कि कानपुर में थोड़े से मन मुटाव हुआ है पार्टी के वर्कर्स के लिए। चले, मैं डॉक्टर मेराज के पास जाऊंगा जल्दी से, आखिरी जी देखिए, मैं सिर्फ 30 सेकंड्स में कहूंगा। मेरे हिसाब से एसपी अच्छा करेगी, 10 तारीख को ही पता चलेगा। और पंजाब में मैंने सबकी बात सुनी, मैं अब भी कांग्रेस पे बैट करता हूं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और हंग असेंबली मुझे दिख रही है, क्योंकि आप में भी मान साहब के चीफ मिनिस्टर बनाने में अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा कई लोग उनसे खुश नहीं है, वो चाहते थे कि वो बने। तो ऐसा नहीं है कि हर पार्टी में इंटरनल है, यहाँ सिद्धू की वजह से जरूर हम लोग को पता चल गई है, मगर मेरे कई दोस्त हैं आप में, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ था शुरू में जब ये पार्टी बनी थी। तो पंजाब में मान साहब को भी बहुत मुश्किल से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो बाहर बात नहीं है। थैंक यू ओके सो साहब, मच। थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोगों का, प्रदीप साहब आपका, प्रोफेसर रंजीत सिंह साहब आपका, फाइक रजा साहब, आसिफ साहब और सुदीन मुशरान साहब, डॉक्टर मेराज साहब, आप लोगों ने हमें वक्त दिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और उम्मीद है कि अगले एपिसोड में आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज।